बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोइंग टू स्टार्ट विद एम्ब्रियोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करें तो थायराइड जो है वो फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे पास, जो 3rd to 4th वीक ऑफ जेस्टेशन के अराउंड जो है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है। होता क्या है, सबसे पहले फेरेंक्स के फ्लोर के ऊपर बिल्कुल दरमियान में एंडोडर्मल थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट और सेकंड फ्रेंजियल पाउच के दरमियान में। ये थिकनिंग जो है फिर एक डक्ट बनाती है जिसका नाम है थायरोग्लॉसल डक्ट। थायरोग्लॉसल डक्ट जो है वो हाइड बोन के सामने ये डिसेंड करती है, हाइड बोन के सामने आ जाती है जो नेक बोन होती है और लेरेंजियल कार्टिलेज के दरमियान। और थायरोग्लॉसल डक्ट थायराइड को जो है कनेक्ट करती है टंग से। नॉर्मली ये डक्ट जो है वो डिसअपेयर हो जाती है, लेकिन अगर ये टंग अगर इसका कोई रेमनेंट रह जाए, फोरामिन सीकम इसका रेमनेंट होता है, अगर ये डक्ट डिसअपेयर ना हो तो वहाँ पे थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट बन जाती है या साइनस या फिर फॉल्स ओपनिंग फिस्टुला ट्रैक बन जाता है। माइग्रेट करने के बाद थायराइड जो है वो टंग से डिसेंड करके नेक में आ गया अपनी असली पोजीशन पे C5 से T1 में। 7th वीक के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड और सी सेल्स जो कि कैल्सिटोनिन रिलीज करेंगे, वो कहाँ से आएंगे? 3rd फ्रिंजियल पाउच से इंफीरियर पैराथायराइड, यानी कि ऊपर वाले फ्रिंजियल पाउच से इंफीरियर पैराथायराइड और थायमस बनेंगे, और 4th से हमारे पास जो है सुपीरियर पैराथायराइड और फ्रिंजियल पाउचेस बनेंगे, सुपीरियर पैराथायराइड बनेगा। सी सेल जो है वो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स और अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी जो कि 4th पाउच से होती है वहां से बनेंगे। ठीक। अब इनके अंदर अगर एनॉमलीज आ जाएं लाइक थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट, ये भी मिड लाइन के अंदर स्वेलिंग होती है जो कि मूव करती है विद स्वॉलोइंग एंड टंग प्रोट्रूजन। लिंगुअल थायराइड, अगर थायराइड जो डिसेंड ही ना करे तो टंग की बेस पे रह जाएगा। एक्टोपिक थायराइड टिश्यू, जिस लाइन पे थायराइड माइग्रेट कर रहा है फ्रॉम नेक टू द लेरिंक्स के सामने वाली जगह, नेक फ्रंट ऑफ नेक पे, उस जगह में कोई टिश्यू रह जाए थायराइड का तो एक्टोपिक थायराइड आ जाएगा। पायरामिडल लोब है स्मॉल अपवर्ड एक्सटेंशन, ये कॉमन रेमिनेंट होता है जो कि रह जाता है। अब इसके डेरिवेटिव्स के लिए अगर हम निमोनिक्स देखें तो थर्ड पाउच से थाइमस नीचे चला जाता है, पैराथायराइड वहीं पे रहते हैं, इंफीरियर पैराथायराइड, और 4th पाउच से सुपीरियर पैराथायराइड और सी सेल्स आते हैं। सो व्हाट्स द लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे पास इंटीरियर नेक के अंदर होता है। ये C5 से T1 वर्टिब्रा की ऑपोजिट पड़ा हुआ होता है। C5 सर्वाइकल 5 से थोरेसिक फर्स्ट वर्टिब्रा के दरमियान। इसके लोकेटेड बिलो द थायराइड कार्टिलेज, ऊपर थायराइड कार्टिलेज होती है फ्रंट ऑफ ट्रैकिया के, उसके नीचे थायराइड ग्लैंड होता है। इनक्लोज्ड बाय प्री ट्रेकियल फेशिया। स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो इसके होते हैं 2 लोब्स और दरमियान में होता है एक थिन इस्थमस। इसकी अगर हम बात करें कि क्या स्ट्रक्चर होता है, इसका बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 लोब्स होते हैं और दरमियान में इस्थमस होता है। इसके अलावा इसका एक पायरामिडल लोब होता है। पायरामिडल लोब जो है वो इस्थमस से प्रोजेक्शन होता है अपवर्ड, यूं करके हल्का सा रेमिनेंट ऑफ थायरोग्लॉसल डक्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या रिलेशन होते हैं थायराइड ग्लैंड के? एंटीरियरली इसके स्किन पड़ा हुआ होता है, स्किन के नीचे एक सबक्यूटेनियस मसल जिसका नाम प्लेटिस्मा होता है वो पड़ा हुआ होता है, और स्ट्रैप मसल के अंदर स्टर्नोहायोइड, स्टेनोथायरॉइड और ओमोहायोइड आते हैं। पोस्टीरियरली इसके कैरोटिड शीथ पड़ी होती है। कैरोटिड शीथ के अंदर क्या क्या होता है? कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जगुलर वेन और वैगस नर्व। इसके अलावा 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स पड़े हुए होते हैं इसके पोस्टीरियर सरफेस पे। मीडियली लेरिंग्स, ट्रेकिया, फेरिंग्स और एसोफेगस वगैरह पड़ा होता है। ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करें तो ब्लड सप्लाई सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी और थायराइड इमा आर्टरी सप्लाई करती हैं। सुपीरियर थायराइड जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच होती है और इंफीरियर थायराइड थायरोसर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच होती है। थायराइड इमा आर्टरी जो है ब्रेकियस वेलिक या आयोटिक आर्क की जो है वो ब्रांच होती है। वेन्स की अगर बात करें तो सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर होती है। सुपीरियर और मिडल जो है इंटरनल जगुलर में ड्रेन करती है और इंफीरियर थायराइड ब्रेकियस वेलिक में ड्रेन करती है। नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सिंपैथेटिक ट्रंक से ड्राइव होती है डायरेक्टली, और सिर्फ वेजोमोटर होते हैं, स्क्लेरोमोटर कोई फंक्शन नहीं होता। फंक्शन इसके प्राइमरी कंट्रोल करता है पाइट्यूटरी, पाइट्यूटरी के से TSH रिलीज होता है और इसका कोई लेना देना नहीं है नर्वस सप्लाई से। सर्जिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि इसकी साइडों पर पड़ी होती है लेरेंजियल नर्व्स, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो कि इंफीरियर थायराइड आर्टरी के साथ होती है। अगर इसकी इंजरी हो जाए तो होर्सनेस या फिर एफोनिया हो सकता है। एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरेंजियल नर्व भी इसके साथ पड़ी हुई होती है, वो कहाँ पे? क्रिकोथायराइड को सप्लाई करती है। अगर इसकी इंजरी हो जाए तो लॉस ऑफ हाई पिच वॉइस हो जाता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज की अगर हम बात करें तो अपर पार्ट को लिम्फेटिक ड्रेनेज प्री लेरेंजियल और डीप सर्वाइकल नोड्स के अंदर होती है, और अपर पार्ट ऑफ थायराइड को हमारे पास प्री लेरेंजियल और डीप सर्वाइकल नोड्स ड्रेन करते हैं, और लोअर पार्ट को प्री ट्रेकियल और पैराट्रेकियल नोड्स जो है वो ड्रेन करते हैं। क्लिनिकल एनाटॉमी में गॉइटर हो सकता है जो कि एंलार्जमेंट ऑफ थायराइड है जिससे ट्रेकिया एसोफेगस कंप्रेस होंगे, और थायराइडेक्टमी जो कि थायराइडेक्टमी के अंदर क्या डैमेज होने का खतरा है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व और पैराथायराइड्स। दिस इमेज इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। एम्ब्रियोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उसके अंदर ये हमारे पास टंग है। टंग से जो है वो थायराइड ग्लैंड पीछे से राइज करता है, थायरोग्लॉसल डक्ट से जो है वो डिसेंड करती है इन फ्रंट ऑफ नेक थायराइड कार्टिलेज के बिलो, क्रिकॉइड कार्टिलेज के बिलो मोस्टली।
थायराइड के 2 लोब्स हैं, एक इस साइड पे होगा, एक दूसरी साइड पे होगा, दरमियान में इस्थमस होगा। ये वाली थायराइड कार्टिलेज है। ये थायराइड ग्लैंड जो है वो C5 से T1 के लेवल के ऊपर पड़ा हुआ होता है। और अगर थायरोग्लॉसल डक्ट जो है वो नॉर्मली इन्वॉल्यूट खत्म हो जाती है, लेकिन अगर ना हो तो फिर थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट रह जाएगी। इसके अलावा हमारे पास थर्ड से इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड और थाइमस आते हैं। फोर्थ से सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड और अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी आती है, यूवीबी अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी। और ये सारे जो हैं वो थायराइड के ऊपर जाके लग जाते हैं। सो द थायराइड ग्लैंड की अगर एनाटॉमी की बात करें तो इसकी 2 लोब्स हैं, लेफ्ट और राइट 2 लोब्स। इसके अलावा एक पायरामिडल लोब है। इसकी ब्लड सप्लाई की अगर बात करें तो इसको सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इंफीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाई करती है, और इसके अलावा थायराइड ईमा आर्टरी सप्लाई करती है। वेन्स कौन कौन सी लेके जाती हैं, सुपीरियर मिडल और इंफीरियर थायराइड वेन्स। और इसके अलावा जो है इसको नोड्स कौन से ड्रेन करते हैं, प्री ट्रेकियल पैराट्रेकियल नोड्स ड्रेन करते हैं। अब बात कुछ कर लेते हैं इसकी फिजियोलॉजी पे। फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो थायराइड जो है वो हार्मोन्स रिलीज करता है, T3 और T4, ट्राइआयोडोथर्मिन और थायरॉक्सिन। T3 जो है वो एक्टिव हार्मोन होता है, T4 जो है वो प्रो हार्मोन होता है। ये T3 पेरिफेरल में जाके T3 में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा कैल्शियोटोनिन, कैल्शियोटोनिन पैराफॉलिकुलर सेल से रिलीज होता है, जो कि कैल्शियम को रेगुलेट करता है। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन थायराइड फॉलिकल के अंदर होती है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आयोडाइड की ट्रैपिंग होती है। थायराइड सेल आयोडाइड को ब्लड से लेते हैं और सोडियम आयोडाइड इम्पोर्टर के जरिए, फिर उसकी कहते हैं ऑक्सीडेशन और ऑर्गेनिफिकेशन। आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करते हैं थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम से। फिर वो जो है वो टायरोसिन को अटैच होता है, जो कि प्रोटीन थायरोग्लोबुलिन पे होती है। वो थायरोग्लोबुलिन और टायरोसिन के ऊपर जब जाके अटैच होता है वो उसकी हो जाती है मोनो आयोडो टायरोसिन MID। फिर एक और दफा होता है तो फिर वो डाई आयोडो टायरोसिन हो जाता है। फिर इनका कपलिंग रिएक्शन होता है, मोनो आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन बने मिलेंगे तो हमारे पास T3 बनेगा, डाई आयोडो बनेंगे तो हमारे पास T4 बनेगा। इसके बाद हमारे पास स्टोरेज हार्मोन्स जो हैं वो एस थायरोग्लोबुलिन के साथ बाइंड हुए हुए ही ये हार्मोन स्टोर हो जाते हैं एज कोलाइड। और जब TSH रिलीज होता है, स्टिमुलेशन होती है, तब जो है वो T3 और T4 रिलीज होते हैं, क्लीव होते हैं और रिलीज होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं ब्लड के अंदर। रेगुलेट कैसे होते हैं, हाइपोथैलेमस से आता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि पाइट्यूटरी पे एक्ट करता है। वहां से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, जिसके एक्शन के अंडर थायराइड जो है स्क्रीट करता है T3 और T4। और फिर नेगेटिव फीडबैक के जरिए T3 और T4 जब हाई हो जाते हैं ब्लड के अंदर तो वो TRH और TSH को इनहिबिट कर देते हैं। T3 और T4 जो है वो थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के जरिए ट्रांसथायरोटिन और एल्बुमिन इनको बाइंड करके जो है वो ब्लड में आते हैं। फ्री T4 और फ्री T3 जो है सिर्फ वही बायोलॉजिकल एक्टिव होते हैं, जो बाइंड टू प्रोटीन होते हैं वो एक्टिव नहीं होते। थायराइड हार्मोन फंक्शन क्या है थायराइड हार्मोन का, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, ऑक्सीजन कंजप्शन हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इंक्रीज करता है, प्रोटीन की ये मेनली एनाबॉलिक हार्मोन है। सब चीजों की जो है वो ये सिंथेसिस बढ़ाएगा, सिवाय लिपिड के। लिपिड्स की जो है ये ब्रेक डाउन कराएगा। थायराइड हार्मोन जो है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है और हीट प्रोडक्शन एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की सिंथेसिस कराता है, लिपिड की ब्रेक डाउन कराता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ब्रेन इन इन्फेंट और स्केलेटल ग्रोथ को इनहेंस करता है। कार्डियोवास्कुलर के अंदर इसके जो है लाइक एड्रेनालिन इफेक्ट है, हार्ट रेट इंक्रीज करता है, कंट्रैक्टिलिटी जो है वो इंक्रीज करता है। कैल्सिटोनिन जो है ये कैल्शियम बॉडी ब्लड के अंदर जब ज्यादा होता है तब रिलीज होता है और ये ब्लड के कैल्शियम को कम करता है बाय इनहिबिटिंग बोन रिजॉर्प्शन। ये पैराथायराइड हार्मोन के ऑपोजिट काम करता है। जब हाइपोथायराइडिज्म होगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा, वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस, कॉन्स्टिपेशन सिम्टम्स आएंगे। हाइपरथायराइडिज्म में BMR ज्यादा होगा, वेट लॉस, हीट इंटॉलरेंस और पैल्पिटेशन के सिम्टम्स आएंगे। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस के अंदर क्या क्या चलता है, सबसे पहले आयोडाइड एंड आयन की ट्रैपिंग होती है, उसकी होती है ऑक्सीडेशन जिससे वो आयोडीन में कन्वर्ट होता है थायराइड पर ऑक्सीडेज के जरिए। फिर ये थायरोग्लोबुलिन को बाइंड करता है, एक करेगा तो मोनोआयोडो बनेगा, दो करेंगे तो डाइआयोडो बनेगा। ये दोनों जो है आपस में कंबाइन करेंगे इन डिफरेंट फॉर्म तो T3 T4 बनेंगे, जो कि एस्कोलाइट जो है वो रिजाइड कर जाएंगे। और जब बॉडी को नीड होगी, जब इसकी स्टिमुलेशन आएगी, तब हमारे पास जो है वो स्क्रीशन के लिए डी आयोडीनेशन करेंगे और उसको रिलीज कर देंगे। T4 जो है वो एक्टिव नहीं होता, T3 जो है वो एक्टिव होता है। थायराइड हार्मोन के रिलीज के लिए हाइपोथैलेमस रिलीज करता है TRH, जो पाइट्यूटरी पे एक्ट करता है वो TSH रिलीज करता है। थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 रिलीज होते हैं, वो टारगेट पे एक्ट करते हैं। जब इनकी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी तब ये जो है नेगेटिव फीडबैक सिग्नल देंगे TSH और TRH को, इस तरह से इनकी रिलीज जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। अब आ जाती है इसकी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर सबसे पहले आता है गोइटर। गोइटर क्या है, थायराइड की इनलार्जमेंट। डेफिनेशन क्या, एनी इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड गोइटर। गोइटर डिफ्यूज हो सकता है, एंटायर ग्लैंड इनलार्ज है, नोडुलर हो सकता है, नोड्यूल फॉर्म हो गए। कॉजेस क्या हो सकती हैं, आयोडीन की डेफिशिएंसी, एंडेमिक गोइटर, ऑटोइम्यून हाशिमोटो ग्रेव्स डिजीज,
नियोप्लेजिया की वजह से इनलार्जमेंट हो सकती है गोइटर। कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगी, इसके प्रेशर सिम्टम्स आते हैं जो कि क्योंकि इसके पीछे ट्रेकिया और एसोफेगस पड़े हैं तो डिस्निया डिस्फेचिया वाले सिम्टम्स आएंगे। इसके अलावा वेसल्स इफेक्ट होंगी तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आएगी। इसके अलावा हाइपोथायराइड हो सकता है, हाइपोथायराइड के अंदर जो है वो लो थायराइड लेवल होंगे। इसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन कोज जो है वो ऑटो इम्यून हाशिमोटो थायराइडाइटिस आ जाता है। इसके अलावा आयोडीन डेफिशिएंसी, थायराइड सर्जरी के बाद, रेडियोथेरेपी के बाद कंजेनिटल हो सकता है जिसको कैरेटिनिज्म कहते हैं। इसमें सिम्टम वेट गेन, कोल्ड इनटॉलरेंस, लिथार्जी, पफीनेस, पफी फेस, ड्राई स्किन, हेयर लॉस, स्लो रिफ्लेक्सेस वगैरह आएंगे। कैरेटिनिज्म कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म इसको कहते हैं। बच्चों के अंदर जब थायराइड हार्मोन की कमी होगी कंजेनिटली, इसको क्रेटिनिज्म कहेंगे। मेंटल रिटार्डेशन और स्टंटेड ग्रोथ आएगी। इसके अलावा मैक्सेडिमा, मैक्सेडिमा एडल्ट्स के अंदर जब थायराइड की कमी होगी तो वो नॉन पिटिक एडिमा के साथ प्रेजेंट करेंगे। हाइपर थायराइडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर थायराइड हार्मोन की एक्सेस होती है। इसके कॉजेज के अंदर सबसे पहले ऑटोइम्यून ग्रेव्स डिजीज आ जाती है जो कि जिसके अंदर हमारे पास टीएसएच रिसेप्टर जो थायराइड के ऊपर होते हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। इसके बाद हमारे पास टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर आ जाता है, टॉक्सिक एडिनोमा आ जाते हैं। सिम्टम इसके हाइपोथायराइडिज्म से रिवर्स हो जाते हैं। इसके बाद आता है थायराइडाइटिस, हाशिमोटो, डिक्वेरिन वायरल इन्फेक्शन के बाद होता है। सब एक्यूट थायराइडाइटिस भी कहते हैं। राइडल्स हार्ड फाइब्रस थायराइड हो जाता है। इसके बाद थायराइड ट्यूमर्स आ जाते हैं। बिनाइन हो सकते हैं, फॉलिकुलर एडिनोमा, मेलिग्नेंट हो सकते हैं, पेपिलरी, फॉलिकुलर, मेडुलरी, एनाप्लास्टिक। इनके लिए हम जो है वो थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएंगे। अब इनको डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टीएफटीज यानी कि थायराइड फंक्शन टेस्ट को कैसे रीड करेंगे हम। अगर तो हमारे पास टीएसएच हाई है, थायराइड फंक्शन टेस्ट के अंदर तीन चीजें आती हैं, टीएसएच, फ्री टी3 और टी4। टीएसएच अगर हाई है तो क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। इसमें हमने टी4 को देखना है, फ्री टी4 को। अगर टीएसएच लो है तो ये हाइपर हो सकता है या फिर थायराइडाइटिस हो सकता है। इसमें भी हमने टी4 और फ्री टी3 को देखना है। अगर ये नॉर्मल या लो टीएसएच है तो ये सेकेंडरी या टर्शरी कॉजेस हो सकती हैं। अगर टीएसएच नॉर्मल है और टी3 टी4 एबनॉर्मल है तो हमने देखना है कि थायराइड के अलावा तो कोई और इलनेस नहीं है, कि बाइंडिंग प्रोटीन के अंदर चेंजेस तो नहीं आ रही। अगर टीएसएच लो है तब हमने क्या करना है, तो हमने मजीद क्या टेस्ट कराने हैं, थायराइड रिसेप्टर के एंटीबॉडीज कराने हैं ग्रेव्स डिजीज के लिए। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक देखना है कि हाई, अगर ये हाई आ रहा है, डिफ्यूज आ रहा है तो ग्रेव्स डिजीज है। किसी एक जगह पे आ रहा है तो टॉक्सिक एडिनोमा है। मल्टीफोकल मतलब मल्टी जगह पे आ रहा है बहुत सारी तो टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर है। लो अपटेक है तो थायराइडाइटिस या फिर एक्सोजिनस है। ये आगे उसकी डिफरेंशिएशन के लिए कि टीएसएच अगर लो आता है तो ऊपर बताया था ना कि ये इस तरह से होगा, फिर उसके आगे है कि हम क्या कराएंगे तो कैसे पता चलेगा। अब हम आते हैं हाइपोथायराइडिज्म पे। हाइपोथायराइडिज्म की मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, ऑटोइम्यून हाशिमोटो थायराइडाइटिस। इसके अंदर थायराइड पेरोक्सीडेज और थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। हाइड्रोजेनिक हो सकता है कि थायराइडेक्टमी के बाद या रेडियो आयोडीन या रेडिएशन के बाद जो है वो थायराइड का फंक्शन कम हो गया। ड्रग्स की वजह से हो सकता है, अमाइड्रोन, लिथियम, इंटरफेरॉन, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर। आयोडीन डेफिशिएंसी या एक्सेस की वजह से हो सकता है। सेंट्रल यानी कि पाइट्यूटरी या हाइपोथैलेमस रिलेटेड कॉजेज हो सकती हैं। और पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस ये ट्रांजिएंट हो सकता है, हाइपर हाइपो दोनों हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे जो कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, फटीग, वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई कोर स्किन, हेयर लॉस, ब्रेडिकार्डिया, मेनोरेजिया, डिप्रेशन, स्लो रिफ्लेक्स रिलैक्सेशन। स्वेयर के अंदर मिक्सडीमा और हाइपरलिपिडीमिया आएंगे। इन्वेस्टिगेशन जब हम कराएंगे तो टीएसएच हाई होगा, फ्री टी4 लो होगा, ये प्राइमरी है। अगर टीएसएच लो या नॉर्मल है और फ्री टी4 भी लो है तो इसका मतलब कि सेंट्रल कॉज है यानी कि पाइट्यूटरी या हाइपोथैलेमस में मसला है। अगर एंटी-टीपीओ पॉजिटिव आ रहा है तो हाशिमोटो थायराइडाइटिस है। अगर जो है हाइपोनेट्रीमिया है और क्रेटिनिन काइनेज वगैरह जो है वो हाई है तो ये मैक्रोसिटिक एनीमिया भी हो सकता है, नॉर्मोसिटिक एनीमिया भी हो सकता है और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से भी हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट में हम लीवोथायरॉक्सिन देंगे 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से। एल्डरली के अंदर जो है हम 12.5 से 25 माइक्रोग्राम पर डे से स्टार्ट करेंगे और हर 6 से 8 हफ्ते के बाद टीएसएच चेक करके इसको टाइट्रेट करेंगे। प्रेगनेंसी के अंदर जो है ये डोज हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी 25 से 30% इमीडिएटली, और हर 4th हफ्ते के बाद जो है हमें इसे मॉनिटर करना पड़ेगा। सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म के अंदर हमने फ्री टी4 की बेस पे हमने डोज को टाइट्रेट करना है, टीएसएच की बेस पे टाइट्रेट नहीं करना डोज को। फ्री टी4 को अपर नॉर्मल के अंदर रखना है। सब क्लिनिकल थायराइडाइटिस के अंदर टीएसएच अगर जो है वो 10 या 4.5 से 10 है सिम्टम्स के साथ और टीपीओ पॉजिटिव है, गोइटर या प्रेगनेंसी है तो इसको हमने ट्रीट करना है सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म को। मिक्सडीमा कॉमा ये एक इमरजेंसी है, इसमें पेशेंट ऑल्टर मेंटल स्टेटस के साथ प्रेजेंट करेगा, हाइपोथर्मिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोनेट्रीमिया। इसकी मैनेजमेंट के अंदर हमने आईवी लिवोथायरॉक्सिन लगानी है, प्लस इसके अलावा लियोथायरनिन भी लगा सकते हैं, आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन लगाने हैं, पैसिव डीवार्मिंग करनी है, इलेक्ट्रोलाइट्स करेक्शन करनी है और ट्रीट करना है जो भी ट्रिगर था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर हमारे पास ओवर प्रोडक्शन होगी थायराइड हार्मोन की। इसकी एक और स्टेट होगी जिसके अंदर एक्सेसिव थायराइड हार्मोन होगा या एक्सोजिनस या फिर ग्लैंड से, इसको थायरोटॉक्सिकोसिस कहेंगे।
सारे जो है हाइपरथायराइडिज्म वो थायरोटॉक्सिकोसिस कर सकते हैं, लेकिन थायरोटॉक्सिकोसिस जरूरी नहीं है हाइपरथायराइडिज्म के साथ ये एसोसिएटेड हो। कॉज क्या है? प्राइमरी हो सकता है, प्राइमरी के अंदर हमारे पास थायराइड ग्लैंड जो है वो ओवर एक्टिव है, थायराइड ग्लैंड के अंदर मसला है, जैसे ग्रेव्स डिजीज हो सकती है, टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर हो सकता है, टॉक्सिक एडिनोमा हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास सेकेंडरी यानी आउटसाइड द थायराइड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्रिएटिंग पैचुटरी एडिनोमा, पैचुटरी के अंदर मसला है जिसकी वजह से टीएसएच ज्यादा आ रहा है तो थायराइड ज्यादा हो जाए। इसके अलावा और क्या कॉज थायराइडाइटिस हो सकता है, सब एक्यूट डिक्यूरन। इसके अंदर ये पोस्ट वायरल होगा, पेनफुल होगा। अगर ये पेनलेस है पोस्टमार्टम है तो पोस्टमार्टम थायराइडाइटिस हो सकता है। एक्सोजिनस हो सकता है कि बाहर से पेशेंट जो है वो थायरोक्सिन ज्यादा ले रहा है। इसके अलावा आयोडीन इंड्यूस हो सकता है, इसको जोड बेस्ड फिनोमेना कहते हैं। स्ट्रोमा ओवेरियाई, ये जो है ट्यूमर है। ओवेरियन टेरेटोमा जो कि थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। क्लिनिकल फीचर के अंदर वेट लॉस आएगा डिस्पाइट ऑफ इंक्रीज एपेटाइट, हीट इंटॉलरेंस, स्वेटिंग, पैल्पिटेशन, ट्रेमर्स, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, मसल वीकनेस। कार्डियोवास्कुलर के अंदर टैकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, वाइट पल्स प्रेशर, हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर। जीआई के अंदर डायरिया, हाइपरडेफिकेशन, न्यूरो के अंदर ट्रेमर्स, हाइपररिफ्लेक्सिया, इंसोम्निया। स्किन वार्म मॉइस्ट होगी, फाइन हेयर होंगे, ओनिकोलाइसिस होगी, नेल्स जो है वो टूटे हुए होंगे। ग्रेव्स डिजीज के लिए डिफ्यूज गोइटर होगा ब्रूई के साथ, एग्स ऑफ्थेल्मोस होगा, ऑफ्थेल्मोपैथी लैक प्रोप्टोसिस पेरिऑर्बिटल एडिमा आएगा, प्रीटिबियल मीजोडीमा नॉन पिटिंग होगा, स्किन थिकनिंग होगी। इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? हम टीएसएच कराएंगे, टीएसएच के अंदर फ्री T4 और फ्री T3 जो है वो इंक्रीज होंगे। आइसोलेटेड T3 के अंदर आइसोलेटेड T3 टॉक्सिकोसिस भी हो सकती है, ये एल्डरली पेशेंट अर्ली ग्रेव डिजीज या फिर टॉक्सिक नोड्यूल्स के अंदर हो सकती है। थायराइड रिसेप्टर्स एंटीबॉडीज कराएंगे तो वो पॉजिटिव होंगी ग्रेव डिजीज के अंदर। रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन कराएंगे तो डिफ्यूज अपटेक है तो ग्रेव डिजीज, फोकल अपटेक है तो टॉक्सिक एडिनोमा, पैची अपटेक है तो मल्टी नोड्यूलर गोइटर, लो अपटेक है तो थायराइडाइटिस या फिर आउटसाइड से कोई थायरोक्सिन ले रहा है। ईएसआर हाई होगा सब एक्यूट यहाँ डिक्यूरन थायराइडाइटिस में। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं? थायराइड स्टोम, ऑस्टियोपोरोसिस, एट्रियल फिब्रिलेशन, हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर या फिर ऑफ्थेल्मोपैथी। ट्रीटमेंट अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे, उसको ट्रेमर, टैकीकार्डिया, एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए प्रोप्रानोलॉल, एटिनोलॉल। एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे, कार्बिमाजोल, प्रोपाइल थायोयूरेसिल। प्रोपाइल थायोयूरेसिल फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी और थायराइड स्टोम में फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है। ड्यूरेशन कितनी होगी? 12 to 18 मंथ अगर रिलैप्स नहीं हो रहा। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं प्रोपाइल थायोयूरेसिल के? ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस, फीवर, सोर थ्रोट इमीडिएटली खत्म हो जाएंगे और हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन दे सकते हैं हम। ये ट्रीटमेंट जो है वो ग्रेव डिजीज, टॉक्सिक एडिनोमा, टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर के लिए है, लेकिन प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और स्वेयर ऑफ होम्योपैथी के अंदर जो है वो कंट्राइंडिकेटेड है। सर्जरी की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास नियर टोटल या टोटल थायरेक्टमी कर सकते हैं। लार्ज गोइटर जो कि क्या इंडिकेशन है? वो गोइटर जो कंप्रेशन सिंड्रोम कॉज कर सकते हैं, वो जिनके अंदर मेलिग्नेंसी की सस्पिशन है, वो रिलैप्स या फिर इनटॉलरेंस है एंटी थायराइड ड्रग्स के लिए, वो सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है और ड्रग्स जो है वो कंट्राइंडिकेटेड है, तब हम थायराइडेक्टमी कर सकते हैं। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इंजरी, हाइपोपैराथायराइडिज्म, हेमरेज। थायराइड स्ट्रोम के साथ पेशेंट प्रेजेंट किया है जो कि किसी भी वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन, सर्जरी, ट्रॉमा वगैरह की वजह से या अनट्रीटेड पेशेंट की वजह से। फीचर्स इसमें हाइपरथर्मिया, डिलीरियम, टैकीकार्डिया, वॉमिटिंग, डायरिया, शॉक लगाएंगे, प्रोपाइल थायोयूरेसिल देंगे, आयोडीन सोल्यूशन देंगे, बीटा ब्लॉकर, हाइड्रोकोर्टिसोन और सपोर्टिव देंगे। सो प्री प्रेपरेशन क्या करेंगे? यू थायराइड अगर स्टेट है पेशेंट की, अगर पेशेंट हाइपरथायराइड है तो उसको हाई रिस्क है थायराइड स्टोम या फिर ब्लीडिंग की, तो उसको यू थायराइड करना बहुत जरूरी है। एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे सबसे पहले, कार्बिमाजोल, प्रोपाइल मेथिलमाजोल या प्रोपाइल थायोरेसिल, जब तक पेशेंट यू थायराइड नहीं हो सकता। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स ऐड कर सकते हैं अंटिल सर्जरी डे। ल्यूगोल आयोडीन सोल्यूशन दे सकते हैं 7 to 10 days बिफोर प्री ऑप, ताकि वेस्कुलरिटी और फ्राइबिलिटी थायराइड की कम हो। बीटा ब्लॉकर देंगे हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देंगे आई डिजीज के लिए। न्यूट्रिशन और कोमॉर्बिडिटी करेक्शन लाइक एनीमिया है, मेलन्यूट्रिशन है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। किस तरह की सर्जरी कर सकते हैं? सब टोटल थायराइडेक्टमी ये ओल्ड मेथड है, इसमें रेमेनेंट रह जाता है, रखा जाता है। अब ये नहीं करते ज़्यादातर क्योंकि रिकरेंस हो सकती है। नियर टोटल थायराइडेक्टमी, इसमें स्मॉल टिश्यू जो है रिकरेंट लेफ्ट छोड़ते हैं, कहाँ पे? रिकरेंट लारेंजियल नर्व और पैराथायरॉइड वाले जगह पे। टोटल थायराइडेक्टमी ग्रेव्स डिजीज, एमएनजी और सस्पेक्टेड कैंसर के अंदर जो है हम टोटल थायराइडेक्टमी करेंगे। इंट्रा ऑप हमने क्या चीज ध्यान में रखनी है? रिकरेंट लारेंजियल नर्व ना इंजर हो जाए। इसके अलावा जो है एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लारेंजियल नर्व्स है वो डैमेज ना हो जाए। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है उनको वो डैमेज ना हो, उनको ऑटो ट्रांसप्लांट करना है स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड में या फिर ब्रेकियोरेडियलिस में। पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? इमीडिएटली विद इन 24 आवर नेक हिमाटोमा हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, इमरजेंसी वुंड ओपनिंग हो सकती है। थायराइड स्टोम हो सकता है अगर प्रिपरेशन नहीं है। विद इन डेज क्या हो सकता है? रिकरेंट लारेंजियल नर्व की इंजरी, यूनिलेटरल हॉर्सनेस, बायलेटरल के अंदर स्ट्राइडर या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ट्रेकियोस्टमी की जरूरत पड़ेगी।
एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लारेंजियल नर्व अगर इंजर हो जाए तो हमारे पास हाई पिच साउंड नहीं प्रोड्यूस कर सकता पेशेंट। हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है हाइपोपैराथायरॉइडिज्म की वजह से, टिंगलिंग, टेटनी, पॉजिटिव शॉर्ट साइन, ट्रॉसिया साइन। लेट के अंदर क्या आती है, हाइपोथायरॉइडिज्म। अगर थायराइडेक्टमी की है तो लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन चलेगी, अगर वो थायरॉक्सिन नहीं लेगा तो वो हाइपोथायराइड की तौर पर प्रेजेंट करेगा। रिकरेंट हाइपरथायरॉइडिज्म अगर नियर टोटल या सब टोटल की है सर्जरी तब। इसके अलावा हाइपरट्रॉफिक स्कार या केलॉइड हो सकता है। What if thyroid storm occur in surgery? हाइपरथायराइड पेशेंट है, उसको ऑपरेट किया विदाउट प्रेपरेशन, मैसिव रिलीज होगा T3 T4 का, थायराइड स्ट्रोम आएगा। कैसे फीचर्स आएंगे, हाइपरथर्मिया, टैकीकार्डिया, एरिथमियास, डिलीरियम, शॉक। आईसीयू में भेजेंगे पेशेंट को, पीटीयू लगेगा, प्रोपाइल है यूरासिल, आयोडीन, प्रोपेनोल, हाइड्रोकोर्टिसोन, स्पोटियम मेयर्स। क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं सर्जरी के, इमीडिएट हाइपरथायराइडिज्म का कंट्रोल हो सकता है, लार्ज क्वाइटर मैलिग्नेंट नोड्यूल्स को रिमूव कर सकते हैं, और अगर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है तो कोई रिलैप्स नहीं होगा थायराइडेक्टमी का। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, सर्जिकल रिस्क है, ब्लीडिंग, नर्व इंजरी, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, स्किल्ड सर्जन चाहिए होता है, लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट चाहिए होगी। इसके अलावा हमारे पास थायराइड लोबेक्टमी होती है। थायराइड लोबेक्टमी क्या होता है कि एक लोब थायराइड ग्लैंड का यूजुअली हम रिमूव कर दें विद इस्थमस, यूनिलेटरल हो सकता है, वन लोबर इस्थमस, या फिर हेमीथायराइडेक्टमी भी इसको कह सकते हैं। व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर लोबेक्टमी, सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल है एक साइड पे है, लाइक फॉलिकुलर नियोप्लाज्म, हदर सेल नियोप्लाज्म है, अगर उसकी सेल साइटोलॉजी वगैरह करा दी है, सस्पिशियस नोड्यूल है, एफएनएसी पे पता नहीं चला, हिस्टोपैथोलॉजी करानी थी तब हो सकती है। डिफरेंशिएटेड थायराइड कार्सिनोमा, पेपिलरी कार्सिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा जो कि एक लोब तक है, टॉक्सिक एडिनोमा, यूनिलेटरल लार्ज बिनाइन गॉइटर, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हमने यूज कर सकते हैं। इसमें भी प्री ऑफ प्रेपरेशन सेम होंगी एज थायराइड सर्जरी। इसके अलावा हमारे पास प्रोसीजर क्या है, इंसीजन देंगे हम, कॉकर इंसीजन, स्ट्रैप मसल को एक्सपोज करेंगे, सेपरेट करेंगे, सुपीरियर थायराइड आर्टरी को आइडेंटिफाई करेंगे, लाइगेट करेंगे, केयरफुल क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लारेंजियल नर्व है। लोब को मोबिलाइज करेंगे, डायसेक्ट करेंगे नियर कैप्सूल, पैराथायरॉइड्स को प्रिजर्व करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे रिकरल लारेंजियल नर्व को जो कि ट्रैकियोएसोफेजियल ग्रूव के पास होगी, एक लोब को और इस्थमस को रिमूव कर देंगे, हीमोस्टेसिस करेंगे और क्लोजर कर देंगे विद ड्रेन इफ नीडेड। पोस्ट ऑप हमने वॉइस चेक करना है, कैल्शियम मॉनिटर करना है, लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन की जरूरत नहीं होगी पेशेंट को, कंट्रोलेटरल लोब जब तक कंट्रोलेटरल लोब अंदर है, और टीएसएच जो है वो पोस्ट ऑप अगर राइज हो जाए तो पेशेंट हाइपोथायरॉइडिज्म के साथ प्रेजेंट कर सकता है। एडवांटेजेस क्या है कि कॉम्प्लिकेशन लोअर है, रिस्क लोअर है, हाइपोकैल्सीमिया और बायलेटरल नर्व डैमेज से बचा जा सकता है, और लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन नहीं लेनी पड़ेगी। और डिसएडवांटेजेस क्या है, रिकरेंस हो सकती है, और कंप्लीशन थायराइडेक्टमी अगर मेलिग्नेंसी कंफर्म हो तो हमें कंप्लीट थायराइडेक्टमी करनी पड़ेगी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थायराइडेक्टमी कैसे करनी है। सबसे पहले पोजीशन और इंसिजन, पेशेंट को सुपाइन लगाना है, नेक को एक्सटेंड कर लेना है, शोल्डर रोल नीचे रख देना है, शोल्डर के नीचे रोल रख देना है, स्किन क्रीज के मुताबिक इंसिजन लगाना है, कोशर कोलर इंसिजन इसको कहते हैं, 2 सेंटीमीटर अबव द सुप्रास्टर्नल नॉच। फिर हमने करना है एक्सपोजर, एक्सपोजर के अंदर हमने अपर और लोअर सब प्लेटिस्मल फ्लैप्स, प्लेटिस्मा नेक का मसल है जो सबक्यूटेनियस पड़ा हुआ होता है, उसको हमने हटाना है। उसके बाद हमने जो है अच्छा जी फ्लैप अप करना है उसको, थायराइड कार्टिलेज से अबव और सुप्रास्टर्नल नोच से बिलो प्लेटिस्मा को, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मिड लाइन में स्ट्रैप मसल में कट लगाना है, स्टेनोहायोइड और स्टेनोथायराइड वगैरह के दरमियान, मिड लाइन बिटवीन द स्ट्रैप मसल। फिर हमने उनको रिट्रैक्ट कर लेना है, थायराइड ग्लैंड को कर लेना है एक्सपोज। इसके बाद हमने जो है मोबिलाइज करना है लोब को, इस्थमस को सेपरेट करना है ट्रेकिया से। उसके बाद हमने लोब को लेटरली फ्री करना है और अवॉइड करना है कि हम कैप्सूल को इंजर ना करें ताकि पैराथायराइड जो है वो इंजर ना हो। लेटरली हमने लोब्स को फ्री कर देना है और कैप्सूल के करीब रहना है ताकि पैराथायराइड जो है वो इंजर ना हो। सुपीरियर पोल से डायसेक्शन करनी है, सुपीरियर पोल पे हमने सुपीरियर थायराइड वेसल्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको इंडिविजुअली लाइगेट करना है और प्रोटेक्ट करना है एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लारेंजियल नर्व। फिर मिडल थायराइड वेन को आइडेंटिफाई करना है, मिडल थायराइड वेन को आइडेंटिफाई करेंगे, लाइगेट करेंगे और लोब को मजीद फर्दर मोबिलाइज करेंगे। फिर इंफीरियर पोल पे डायसेक्शन करेंगे, इंफीरियर थायराइड वेसल को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, लाइगेट करेंगे ब्रांचेस को क्लोज टू कैप्सूल और पैराथायराइड को प्रिजर्व, पैराथायराइड की जो है ब्लड सप्लाई को प्रिजर्व करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे रिकरेंट लारेंजियल नर्व को जो कि ट्रेकियोएसोफेजियल ग्रुप में होगी। फिर हम पोस्टीरियर डायरेक्शन डायसेक्शन करेंगे, रिकरेंट लारेंजियल नर्व को ट्रेस करके उसको सुपीरियरली लेरेंक्स के पास ले जाएंगे और पैराथायराइड को प्रिजर्व करेंगे विद देयर वेस्कुलर पेडिकल्स। फिर इस्थमस को डिवाइड करेंगे ट्रेकिया से अगर पहले नहीं किया था तो। फिर उसके बाद कंट्रालेटरल लोब पे भी सेम जो है स्टेप्स करेंगे। उसके बाद हीमोस्टेसिस और क्लोजर करेंगे। अगर जो है वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो ड्रेन वगैरह प्लेस करेंगे, रीअप्रॉक्सीमेट करेंगे, हम दोनों साइडों से स्ट्रैप मसल को बराबर करेंगे, प्लेटिस्मा को और स्किन को, और फिर हम स्टिच कर देंगे। इमीडिएट पोस्ट ऑफ केयर के अंदर हम एयरवे को देखेंगे कि हिमाटोमा वगैरह ना बन जाए, वॉइस चेक करेंगे, कैल्शियम मॉनिटर करेंगे, आईवी फ्लूइड एनालिसिस, एंटीबायोटिक्स। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है, हिमाटोमा बन सकता है, रिकरेंट लारेंजियल नर्व की इंजरी हो सकती है, स्पाइरल लारेंजियल नर्व की इंजरी हो सकती है और हाइपोपैराथायरॉइडिज्म वगैरह हो सकती है। क्या हुआ, कॉशर इंसिजन दिया, फ्लैप एलिवेट किया, स्ट्रैप मसल को सेपरेट किया, सुपीरियर पोल पे लाइगेट किया, फिर मिडल वेन को लाइगेट किया, फिर इंफीरियर पोल को लाइगेट किया, रिकरेंट लारेंजियल नर्व और इंफीरियर थायराइड्स को, फिर हमने पैराथायराइड और रिकरेंट लारेंजियल नर्व को प्रिजर्व किया, इस्थमस डिवाइड किया, दूसरी साइड पे सेम रिपीट किया,
फिर हीमोस्टेसिस की और फिर क्लोज कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमने थायराइड को नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने थायराइड को एग्जामिन कैसे करना है। सबसे पहले पेशेंट को कंफर्टेबली बिठाना है, नेक को स्लाइटली फ्लेक्स कर लेंगे, गुड एक्सपोजर लेंगे, चेस्ट और नेक विजिबल टू मैंडिबल से लेकर स्टर्नम तक और एडिक्वेट लाइट होनी चाहिए। और जैसे हम पहले कहते हैं इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन और कुछ स्पेशल टेस्ट। इंस्पेक्शन के अंदर हम पेशेंट को फ्रंट से देखेंगे, साइड से देखेंगे, स्वेलिंग कहाँ पे है, मिड लाइन है, लेटरल है, क्या साइज है, क्या शेप है, क्या सिमेट्री है। डिग्लूटेशन क्या मतलब है कि हम पेशेंट को कहेंगे कि वो स्वेलो करे, या उसको पानी का ग्लास देंगे कि वो एक घूंट पानी का पिए, जब अपने मुंह में रखे और जब हम कहेंगे वो पिए, तब हम उसकी स्वेलिंग को देखेंगे कि वो मूव करी स्वेलिंग के साथ। जो थायराइड स्वेलिंग है वो जो है वो मूव करेगी स्वेलिंग के साथ। फिर टंग प्रोट्रूजन कराएंगे, टंग प्रोट्रूजन से जो है वो थायरोग्लॉसल सिस्ट मूव करेगी, थायराइड स्वेलिंग मूव नहीं करेगी। स्किन चेंजेस देखेंगे, स्कार, डायलेटेड वेन, रेडनेस, अदर फीचर्स के अंदर एक्सेप्ट लिड लैक, वेस्टिंग, ट्रेमर्स वगैरह देखेंगे। फिर हम करेंगे पैल्पेशन। पैल्पेशन के लिए हम पेशेंट के पीछे से पैल्पेट करेंगे, पोस्टीरियर अप्रोच, दोनों हाथ इस्तेमाल करेंगे। पैल्पेट पहले वन लोब, फिर एक हाथ से एक लोब को स्टेबलाइज करेंगे और दूसरे लोब को पैल्पेट फील करना है हमने, साइज, शेप, सरफेस कैसी है, स्मूथ है, नॉडुलर है, कंसिस्टेंसी कैसी है, सॉफ्ट, फर्म या हार्ड। टेंडरनेस चेक करेंगे, मोबिलिटी विद स्वेलविंग चेक करेंगे, उसको फिर से पानी का घूंट भरवाएंगे। फिर रिलेशनशिप टू ट्रेकिया की फिक्सिटी, डेविएशन वगैरह कितनी है, इस समझ को पैल्पेट करेंगे। उसके अलावा ऑपोजिट लोग को पैल्पेट करेंगे, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स देखेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या साइन है, पेम्बर्टन साइन। पेम्बर्टन साइन के लिए पेशेंट को हम कहेंगे कि अपने दोनों हाथ खड़े करे और उसके हाथ ऐसे खड़े हों कि उसकी एल्बोज जो है वो एयर को टच कर रही हो। अगर जो है ऐसे करने पे उसकी वेनस इनगॉर्जमेंट या फेशियल कंजेशन हो जाए, फेस रेड हो जाए, तो इसका मतलब रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन है थायराइड ग्लैंड की। क्रैगी हार्ड ग्लैंड अगर है तो वो कार्सिनोमा है। रबरी फर्म ग्लैंड है तो हॉशिमोटो हो सकता है। सॉफ्ट डिफ्यूज स्वेलिंग है तो ग्रेव्स डिजीज हो सकती है। फिर पैल्पेशन करनी है फ्रंट से भी सेम चीजें हमने जो है वो देखनी है। और उसके बाद हमने परकस करना है, परकस हमने मैनोग्राम स्टर्नाई पे देखना है, अगर वहाँ पे डलनेस आ रही तो रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन और थायराइड ग्लैंड है। ऑस्कल्टेट करना है, स्टेथोस्कोप प्लेस करना है ओवर द लोब्स, ब्रूई चेक करनी है, ब्रूई अगर आ रही है तो इसका मतलब वेस्कुलरिटी इंक्रीज है, ग्रेव्स डिजीज हो सकती है। स्पेशल टेस्ट के अंदर हमने नेक नोड्स की पैल्पेशन करनी है, हार्ड फिक्स है तो मैलिग्नेंसी हो सकती है, एक्स ऑफ थैलेमस, लिड लैग, लिड रिट्रैक्शन, प्रोप्टोसिस वगैरह चेक करने हैं। हैंड साइंस के अंदर ट्रेमर्स, फाइन ट्रेमर्स आते हैं हाइपोथायराइडिज्म में। ड्राई स्किन अगर है तो हाइपोथायराइडिज्म है। पल्स रेट, बीपी, वेट वगैरह देखना है। ये चीजें जो है हमें हेल्प करेंगी टू आइडेंटिफाई हाइपर या हाइपर। सीवीएस में टैकीकार्डिया, एफib, कार्डियोमैगली हो सकती है। नर्वस सिस्टम में रिलैक्सेस डिलेड या फिर फास्ट हो सकते हैं। स्किन और हेयर का टेक्सचर देखना है, ये भी हमें जो है वो बताएगा कि किस किस्म की जो है वो डिजीज है, हाइपर के हाइपर है। आई साइंस क्या हैं, क्यों होते हैं? आई साइंस की अगर हम बात करें तो वो ग्रेव्स डिजीज के अंदर होते हैं। ऑटो इम्यून स्टिमुलेशन हो जाती है, ऑर्बिटल फाइब्रोब्लास्ट की, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स वहाँ पे जमा होते हैं तो एक्स्ट्रा एडिमा हो जाता है वहाँ पे, एक्स्ट्रा ऑर्बिटल और रेट्रो ऑर्बिटल मसल्स का रिजल्ट। एज अ रिजल्ट एक्सोप्थेल्मोस और ऑकुलर चेंजेस आएंगी। अब लिड साइंस क्या आएंगे, ऑकुलर साइन क्या आएंगे, डार्लिम मैपल साइन। इसके अंदर क्या है कि लिड जो है वो रिट्रैक्टेड होंगे, वाइड पैल्पेब्रल फिशर होंगे। जैसे आंख नॉर्मली की अगर हम बात करें, नॉर्मली अगर इस तरह से है ये आई, तो डार्लिम इम्पल के अंदर ऐसे होगी, वाइड एंड आई हो जाएगी, अपर स्क्लेरा नजर आ रहा होगा। फिर हमारे पास है स्टिल बैक साइन। स्टिल बैक साइन के अंदर हमारे पास इनफ्रीक्वेंट या इनकम्प्लीट ब्लिंकिंग आएगी। ब्लिंकिंग पहले तो पूरी हो रही है, दोनों लिड्स आपस में क्लोज होते हैं। जब हाइपरथायराइड के फीचर आएंगे तो स्टिल बैक या फिर इनफ्रीक्वेंट इनकम्प्लीट ब्लिंकिंग आएगी। वॉन ग्राफ साइंस के अंदर जब हम पीछे से खड़े होकर पेशेंट को देखेंगे तो अपर लिड जो है, जब पेशेंट नीचे को देखेगा तब उसके अपर लिड जो है वो लैग करेंगे बिहाइंड द आई बॉल। जॉफ्रे साइन के अंदर हमारे पास जब पेशेंट ऊपर देखेगा फोरहेड पे तो सर जो है वो रिंकलिंग नहीं होगी। इसके अलावा रोसेनबर्ग साइन, लिड ट्रेमर्स आएंगे जब आइज जो है वो पेशेंट क्लोज करेगा। ऑकुलर साइन क्या आएंगे, एग्स ऑफ थैलेमस। कॉकर साइन जो क्या है, स्टेयरिंग फ्राइटेंड लुक होगी। मोबियस साइन, इंपेयर्ड ऑकुलर कन्वर्जेंस, यानी हम पेशेंट को जब मीडियली देखने कहेंगे अपनी फिंगर से तब वो जो है देख नहीं पाएगा। इसके अलावा प्रेस्टले स्मिथ साइन, स्वेलिंग होगी कंजक्टिवा की या केमोसिस। इसके अलावा डार्लिम्पल स्टेयर, ये वैसे ये लिड रिट्रैक्शन की वजह से ऐसे लगेगा पेशेंट घूर रहा है बहुत। क्लिनिकल फीचर के अंदर अर्ली लिड रिट्रैक्शन, लिड लैक, रिटी सेंसेशन, फोटोफोबिया, कंजक्टिवल कंजेशन आएगी। इसके बाद जब एस्टैब्लिश हो जाएगी डिजीज तो प्रोप्टोसिस, कीमोसिस, डिप्लोपिया आएगा। स्फीयर के अंदर कॉर्नियल अल्सरेशन, ऑप्टिक नर्व कंप्रेशन, लॉस ऑफ विजन वगैरह आएगी। अब कैसे हमने पेशेंट को कमांड देनी है, लिड लैक के लिए हमने पेशेंट को कमांड देनी है, ये पेशेंट जो है आज द पेशेंट टू फॉलो योर फिंगर, और फिंगर को हमने नीचे मूव करना है। लिड जो है वो ग्लोब से स्लोली नीचे आएगा। फिर एक्स ऑफ थर्मोस मेजर करने के लिए हमने हर्डल एक्स ऑफ थर्मोमीटर देखना है, अगर वो 21 से ज्यादा है एमएम से तो एबनॉर्मल है। उसके बाद हमारे पास कन्वर्जेंस देखनी है, या फिर अगर दोनों आइज के अंदर 2 mm से ज्यादा जो है डिफरेंस आ रहा है तो वो एबनॉर्मल है। कन्वर्जेंस चेक करनी है मोबियस साइन से। मोबियस साइन के अंदर पेशेंट दूर से हमने नजदीक लेके आनी है अपनी फिंगर, और पेशेंट कहेंगे मेरी उंगली को देखे तो ये कन्वर्जेंस चेक होगी, इसको मोबियस साइन कहेंगे। कॉर्निया और विजन देखना है।
फाइन, नाउ वी आर मूविंग टू थायराइड नोड्यूल्स। थायराइड नोड्यूल क्या है? अब थायराइड टिश्यू या उसके सराउंडिंग टिश्यू के अंदर डिस्क्रीट स्वेलिंग बन गई है, उसको हम थायराइड नोड्यूल कहेंगे। 5% ये एडल्ट्स के अंदर प्रेजेंट करती है, 30 टू 50 क्लिनिकली, 30 टू 50% ये अल्ट्रासाउंड से पता चलती है। मोस्टली जो है वो बेनाइन होती हैं और मेलिग्नेंसी को लेकिन एक्सक्लूड करना होता है। बिनाइन कॉजेज के अंदर कोलॉइड नोड्यूल्स हो सकते हैं जो थायराइड फॉलिकल से भरे, थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन से भरे हुए जो हैं वो नोड्यूल्स होंगे। एडिनोमास हो सकते हैं, सिस्ट हो सकते हैं, मल्टी नोड्यूलर गोइटर हो सकता है। नेक्स्ट हमारे उसमें लिग्नेंट, के अंदर पेपिलरी हो सकते हैं, फॉलिकुलर, मेडुलरी, एनाप्लास्टिक। इसके अलावा क्या हो सकता है? लिम्फोमा, मेट्स या थायराइडाइटिस। इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले हिस्ट्री हिस्ट्री पे देखेंगे। रैपिड ग्रोथ है, हॉर्सनेस, फिक्सेशन वगैरह है तो ये रेड फ्लैग्स हैं। टीएसएच लेवल कराएंगे, लो टीएसएच है, थायराइड स्कैन कराएंगे। हाई टीएसएच या नॉर्मल है तो हम अल्ट्रासाउंड से प्रोसीड करेंगे। अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमारे पास हाइपोइकोइक, इरेगुलर मार्जिन, माइक्रोकैल्सिफिकेशन आ रही हैं, एक्स्ट्रा थायराइडल एक्सटेंशन, एब्नॉर्मल नोड्स वगैरह आ रहे हैं तो ये सस्पिशियस है। एफएनएसी कराएंगे, एफएनएसी गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसके अंदर हम बेथेस्डा सिस्टम होता है, 1 से 4 तक स्कोरिंग सिस्टम है ये, जिसके जरिए हम ग्रेड करेंगे ट्यूमर कितना है। और स्किनटिग्राफी, सीटी, एमआरआई, रेट्रोस्टर्नल अगर एक्सटेंशन है, कैल्सिटोनिन फॉर मेडुलरी सस्पेंशन। थायराइड कैंसर का ओवरव्यू अगर हम देखें, ओवरव्यू सिर्फ पैपिलरी कार्सिनोमा 70 टू 80% मोस्ट कॉमन होता है, यंग फीमेल्स के अंदर होता है, लिम्फेटिक्स के थ्रू स्प्रेड करता है। इसका मेन फीचर होता है ऑर्फन एनिया न्यूक्लियाई और सोमोमा बॉडी। ऑर्फन एनिया न्यूक्लियाई कैसे होते हैं? कुछ ऐसे। ऑर्फन एनिया न्यूक्लियाई और सोमामा बॉडीज कैल्सिफाइड वाली बॉडीज होती हैं कुछ फ्लावर शेप के अरेंजमेंट में। फॉलिकुलर, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? टोटल थायराइडेक्टमी अगर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है, अगर लोबेक्टमी अगर 1 सेंटीमीटर से कम है, या लो रिस्क पेशेंट है। फॉलिकुलर कार्सिनोमा को अगर हम करें तो ये 10 to 15% के अंदर होता है, ब्लड के थ्रू स्प्रेड करता है, बोन, लंग, लिवर के अंदर। डायग्नोज एफएनएसी पे ये नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं हो सकती कि एडिनोमा है या कार्सिनोमा है। इसके लिए हम यूजुअली टोटल थायराइडेक्टमी करते हैं क्योंकि इसको हमने फॉलो अप करना होता है बाय थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन के लेवल अगर कम हो रहे हैं तो ओके जा रहा है, अगर ज्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब है रिकरेंस हो गई है। मेडुलरी कार्सिनोमा सी सेल्स से होता है, कैल्सिटोनिन रिलीज करता है, ये एम मेन 2A 2B के अंदर साथ एसोसिएटेड है। इसके लिए हमने साथ में फियोक्रोमोसाइटोमा का भी वर्कअप कराना है। टोटल थायराइडेक्टमी और सेंट्रल नेक डायसेक्शन करनी है। एनाप्लास्टिक लेस देन 5%। एल्डरली पेशेंट के अंदर होता है हार्ड नेक मैस, रैपिडली इनलार्जिंग कंप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं, पुअर प्रोग्नोसिस होता है, वेलिगेटिव ट्रीटमेंट होता है इसमें। सर्जिकल प्रिंसिपल सेम है। टोटल थायराइडेक्टमी पैपिलरी के अंदर, पैपिलरी में हर केस के अंदर, फॉलिकुलर में, मेडुलरी में, एनाप्लास्टिक में अगर ऑपरेटेबल है। लोबेक्टमी स्मॉल पैपिलरी कैंसर में, इंटरमीडिएट नोड्यूल में, नेक डिसेक्शन अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, और रेडियो आयोडीन एब्लेशन पोस्ट ऑप के अंदर, मतलब पोस्ट ऑप रिकरेंस को रोकने के लिए पैपिलरी के अंदर। पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन थायराइड मेलिग्नेंसी है, फीमेल्स मोस्टली अफेक्टेड होती हैं, 30 टू 40 ईयर के लोग अफेक्टेड होते हैं। चाइल्डहुड, इसमें रिस्क फैक्टर क्या है? चाइल्डहुड रेडिएशन एक्सपोजर। पैथोलॉजी के अंदर हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स ये राइज करते हैं, मल्टीफोकल होते हैं, बायलेटरल होते हैं, 30% ऑफ एनिया न्यूक्लियाई होते हैं जिसमें क्लियर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर ग्रुप, सम बॉडीज कैल्सिफिकेशन होती है, लिम्फेटिक्स के थ्रू स्प्रेड करते हैं, पेनलेस थायराइड नोड्यूल्स के तौर पर प्रेजेंट करते हैं, ऑफन इन यंग फीमेल, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होती है साथ। इन्वेस्टिगेशन पे अल्ट्रासाउंड जब हम कराएंगे तो माइक्रो कैल्सिफिकेशन, हाइपोइकोइक, इरेगुलर बॉर्डर आएंगे, एफएनएसी पे डायग्नोसिस बनेगा, और थायरोग्लोबुलिन जो है वो ट्यूमर मार्कर है फॉर फॉलो अप। 1 सेंटीमीटर से कम है तो माइक्रो कार्सिनोमा है, यूनिफिकल है, नो नोड है, लोबेक्टमी पर प्लस इस्थमोसेक्टमी कर देंगे। 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है, मल्टीफोकल है, बायलेटरल है, एक्स्ट्रा थायराइडल स्प्रेड स्प्रेड है, नोडल डिजीज है तो टोटल थायराइडेक्टमी विद सेंट्रल कंपार्टमेंट डायसेक्शन। रेडियो आयोडीन एब्लेशन, हाई रिस्क केसेस के अंदर टीएसएच सप्रेशन, लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन देंगे ताकि रिकरेंस ना हो। प्रोग्नोसिस इसका एक्सीलेंट है, 90% सर्वाइवल है 10 ईयर। फॉलिकुलर कार्सिनोमा 10 से 15% पेशेंट के अंदर होता है, ओल्डर पेशेंट के अंदर होता है 40-60 के अराउंड। फीमेल प्रीडोमिनेंस है, आयोडीन डेफिशिएंसी एरिया के अंदर एंडेमिक है, और ये फॉलिकुलर सेल से अराइज करता है। फॉलिकुलर एडिनोमा और कार्सिनोमा को डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है एफएनएसी पे। इसके लिए हमें बायोप्सी चाहिए होती है, तो जब हम थायराइडेक्टमी कर देंगे तो हम सैंपल भिजवाएंगे लैब को के देखने के लिए कि एडिनोमा था या कार्सिनोमा। हेमेटोजेनस स्प्रेड होता है बोन, लंग, लिवर को। सोलिटरी थायराइड नोड्यूल्स होते हैं, बोनी मेट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एफएनएसी से डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, तो हिस्टोलॉजी आफ्टर लोबेक्टमी जो है वो डायग्नोस्टिक है। टोटल थायराइडेक्टमी करते हैं क्योंकि बायोलेटरल रिस्क होता है। रेडियो आयोडीन एब्लेशन करते हैं और टीएसएच सप्रेशन देते हैं, गुड है, लेकिन पैपिलरी जितना गुड प्रोग्नोसिस नहीं है। मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा जो है वो स्पोरेडिक या फेमिलियल हो सकता है, MEN 2A 2B के साथ। इसके अंदर RET प्रोटोन को जीन की म्यूटेशन होती है, ये पैराफोलिकुलर सेल से अराइज करता है, कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करता है, ट्यूमर मार्कर, और इसमें हमारे पास माइलॉइड स्ट्रोमा आता है इन हिस्टोलॉजी। स्प्रेड इसका लिम्फेटिक और हेमेटोजेनस दोनों है, थायराइड मास और सर्वाइकल नोड्स के तौर पर प्रेजेंट करता है। इसके अलावा डायरिया, फ्लशिंग और कुशिंग्स के फीचर इसके अंदर आते हैं। कैल्सिटोनिन, इसकी इन्वेस्टिगेशन में कैल्सिटोनिन कराएंगे, हाई आएगा, CEA कराएंगे, ट्यूमर मार्कर, RET म्यूटेशन एनालिसिस, फैमिली को स्क्रीन करेंगे, फियोक्रोमोसाइटोमा को एक्सक्लूड करेंगे बिफोर सर्जरी, टोटल थायराइडेक्टमी, सेंट्रल कंपार्टमेंट डायसेक्शन करेंगे, लेटरल भी डायसेक्ट करेंगे अगर नोड्स पॉजिटिव हैं।
रेडियो आयोडीन का कोई रोल नहीं है क्योंकि सी सेल जो है वो आयोडीन लेते नहीं है। टारगेटेड थेरेपी टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर दे सकते हैं। प्रोग्नोसिस वेरिएबल है, लेकिन पेपिलरी और फॉलिकुलर से वर्स है। एनाप्लास्टिक लेस देन 5% थायराइड कैंसर होता है, एल्डरली के अंदर होता है 60 इयर्स से जो ज़्यादा के होते हैं। और पैथोलॉजी अनडिफरेंशिएटेड जॉइंट सेल्स बन जाते हैं, स्पिंडल सेल एक्सट्रीमली एग्रेसिव है, लोकल इन्वेजन होती है इसकी, अर्ली डिस्टेंट मैट्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनलार्ज रैपिडली इनलार्जिंग हार्ड नेक मैस के तौर पर प्रेजेंट करता है, डिस्फेजिया हॉर्सनेस स्ट्राइडर के साथ और फिक्सिटी टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर। इसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम एफएनएसी या फिर कोर बायोप्सी करते हैं। डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट इनऑपरेबल होता है ऑलमोस्ट ऑलवेज। पैलिएटिव ट्रीटमेंट ही होता है, मैनेजमेंट ट्रैकियोटॉमी करते हैं, रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी। प्रोग्नोसिस पुअर होता है। So one condition in thyroid is goiter. Goiter thyroid gland की enlargement irrespective of cause. It could be diffuse, it could be nodular. Types के अंदर simple या नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक के अंदर हमारे पास डिफ्यूज आती है, इसमें यूनिफॉर्म इनलार्जमेंट होती है, थायराइड ग्लैंड की नॉडुलर होता है, मल्टी नॉडुलर गोइटर एमएनजी जिसको कहते हैं। क्या कॉजेज हो सकती है नॉडुलर की? आयोडीन डेफिशिएंसी, प्रेगनेंसी या प्यूबर्टी, डिसहार्मोजेनेसिस। क्लिनिकली हमारे पास स्वेलिंग आएगी जो कि कॉस्मेटिकली अनअपीलिंग होगी, कंप्रेसिव सिम्टम्स आ सकते हैं, डिस्निया, डिस्फेजिया। ट्रीटमेंट के अंदर हम थायरॉक्सिन सप्रेशन करेंगे। सर्जरी के अंदर सब टोटल थायराइडेक्टमी कर सकते हैं। लार्ज गोइटर के अंदर, रेट्रोस्टेरनल एक्सटेंशन के अंदर। टॉक्सिक गोइटर क्या है? टॉक्सिक गोइटर जो है वो ग्रेव्स डिजीज में भी हो सकता है अगर डिफ्यूज है। अगर मल्टीनोडुलर टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर सॉलिटरी एक ही जगह पे है तो टॉक्सिक एडिनोमा हो सकता है। क्या फीचर्स आएंगे? हाइपरथायराइडिज्म के फीचर आएंगे विद स्वेलिंग। ट्रीटमेंट के अंदर एंटी थायरॉक्सिन ड्रग्स देंगे, रेडियो एक्टिव आयोडीन, सर्जरी कर सकते हैं। नियोप्लास्टिक हो सकता है गोइटर, बिनाइन या मैलिग्नेंट थायराइड कैंसर के साथ। रेट्रोस्टेरनल गोइटर हो सकता है जो कि मीडियास्टिनम तक एक्सटेंड हो जाए। इसमें डिस्निया, डिस्फेजिया, पेम्बर्टन साइन क्या था कि हमने हैंड रेज करना है पेशेंट को विद एल्बो टचिंग द एयर्स। या तो वेनस कंजेशन होगी या फिर फेशियल कंजेशन होगी। वेनस जो है वो वेन्स प्रोमिनेंट हो जाएंगी और फेशियल कंजेशन हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, सर्जरी करते हैं। अगर ये रेट्रोस्टर्नल डीप है तो स्टेनोटमी भी करते हैं। थायराइडाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस ऑफ थायराइड ग्लैंड। हॉशिमोटो के अंदर हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉज हाइपोथायराइडिज्म, मोस्ट कॉमन हाइपोथायराइडिज्म का कॉज है ये वर्ल्ड वाइड डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर। ऑटोइम्यून होता है, यहाँ पे एंटीबॉडीज बन जाती हैं और एंटीथायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज बन जाती हैं। इनकी वजह से जो है वो थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्लिनिकल के अंदर हमारे पास फर्म डिफ्यूज गोइटर आता है, हाइपोथायराइड के सिम्टम्स आते हैं। अगर प्रोग्रेस होकर ये लिम्फोमा में कन्वर्ट हो सकता है। इन्वेस्टिगेट जब कराएंगे तो हाई टीएसएच आएगा, लो टी4 और पॉजिटिव एंटीबॉडीज, एंटी टीपीओ और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज पॉजिटिव आएंगी। ट्रीटमेंट में लाइफ लॉन्ग थायरोक्सिन देंगे। सब एक्यूट या डी क्यूरवियन थायराइडाइटिस, वायरल या पोस्ट वायरल होता है, वुमेन्स के इफेक्ट करता है 30 से 50 ईयर के एज के अंदर मोस्टली। टेंडर पेनफुल थायराइड होगा, फीवर मलेज के सिम्टम्स होंगे। लैब्स में ईएसआर कराएंगे, हाई होगा। हाइपर थायराइड आएगा इनिशियली क्योंकि लीक जो स्टोर्ड हार्मोन है वो लीक होगा, फिर यूथायराइड होगा, फिर हाइपोथायराइड होगा, फिर रिकवरी होगी। एनसेड और स्टीरॉइड ट्रीटमेंट देंगे या फिर सिम्टोमेटिक्स। राइडल थायराइडाइटिस, ये क्रॉनिक फाइब्रोजन कंडीशन है। हार्ड वुडी फिक्स थायराइड होगा सराउंडिंग स्ट्रक्चर के साथ और कंप्रेसिव सिम्टम कॉज करेगा। सर्जरी करेंगे इसके रिलीफ के लिए क्योंकि लेकिन सर्जरी जो है वो डिफिकल्ट होगी क्योंकि फाइब्रोसिस की वजह से। पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस, ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस विद इन 1 ईयर ऑफ डिलीवरी, इसको हम पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस कहेंगे। ये ट्राइफेजिक है, इसमें पहले हाइपर आएगा, फिर हाइपो आएगा, फिर रिकवरी होगी। यूजुअली इसका ट्रीटमेंट सपोर्टिव है थायरॉक्सिन अगर हाइपोथायराइड प्रोलॉन्ग हो जाए। एक्यूट थायराइडाइटिस या सेपरेटिव थायराइडाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। पेनफुल सोलन रेड थायराइड होगा, साथ में फीवर होगा और सिम्टोमेटिक सिस्टेमिक इलनेस होगी। एंटीबायोटिक देंगे और ड्रेनेज करेंगे अगर एब्सेस है।